हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कुंग फू पांडा 4 को, जिसमें बिल्कुल ही नया विलन को दिखाया गया है जो कि बेसिकली एक फीमेल विलन है। तो मूवी की स्टार्ट होते ही हम एक लोहे की खदान को देखते हैं, जिस लोहे की खदान के अंदर कई सारे भेड़ काम कर रहे होते हैं। वो इसके अंदर से लोहा निकाल रहे होते हैं। बट जब ये सभी यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनके पास टाई लॉन्ग आ जाता है, यानी कि वही टाई लॉन्ग जो कि कुंग फू पांडा 1 मूवी का मेन विलन था। टाई लॉन्ग को अपने सामने देखकर ये सारे भेड़ डर जाते हैं, बट टाई लॉन्ग उन सबसे कहता है कि वो लौट आया है एंड वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, इसीलिए इस बार उसे ड्रैगन वॉरियर भी नहीं रोक पाएगा। वो यह चाहता है कि वो सारे लोग इस बात को हर जगह फैला दें और यह बात वैली ऑफ पीस में भी बता दे कि टाई लॉन्ग वापस लौट आया है। अगले सीन में हम वैली ऑफ पीस का सीन देखते हैं, जहां पू पांडा के दोनों डैड पिंग और लिशन एक नए रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद हमें पू पांडा को दिखाया जाता है जो एक जायंट स्टिंगरे से लड़ रहा था, क्योंकि उसने गांव वालों के बच्चों को खा लिया था। वो स्टिंगरे से लड़ता है और उसे पकड़कर उन बच्चों को बचा लेता है। अब वो भागकर अपने घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट की उद्घाटन में मदद करनी थी। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पो की वजह से पूरी वैली ऑफ पीस में बहुत शांति है और सभी लोग बहुत खुश हैं और इस वैली के सारे लोग पो से बहुत प्यार करते हैं। इस टाइम पर वैली के अंदर ड्रैगन वॉरियर यानी कि पो सभी का स्वागत कर रहा होता है और सभी को अपने रेस्टोरेंट में बुला रहा होता है। तभी पो से मिलने के लिए मास्टर सिफू आते हैं और पो से कहते हैं कि उन्हें उससे बात करनी है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है और अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने चला जाता है। वो सभी बच्चों के साथ फोटो बनवाता है। एक बच्चा उससे पूछता है कि क्या जांबाज 5 भी यहाँ आएंगे, तो वो बच्चों से कहता है कि जांबाज 5 अभी अपने मिशन पर गए हैं, वो नहीं आएंगे। अब मास्टर सिफू पो को बुलाते हैं और पो से बात करने के लिए मास्टर सिफू उसे जेड महल ले जाते हैं और जेड महल ले जाने के बाद मास्टर सिफू पो से कहते हैं कि वो जानते हैं कि पो वैली ऑफ पीस का ड्रैगन वॉरियर है, लेकिन अब उसके ड्रैगन वॉरियर बनने का समय खत्म हो चुका है, इसीलिए अब पो को किसी और को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा। जिसके बाद वो नया वॉरियर पो की जगह ड्रैगन वॉरियर बनेगा। और रही बात पो की, तो अब पो को ड्रैगन वॉरियर से भी ऊपर उठना होगा और उसे मेडिटेशन करके स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लगाना होगा, यानी कि अब पो को वैसा ही बनना होगा जैसे कि मास्टर ओगवे हुआ करते थे। लेकिन यह बात सुनकर पो घबरा जाता है और वो मास्टर सिफू से कहता है कि वो अभी भी ड्रैगन वॉरियर बने रहना चाहता है, लेकिन मास्टर सिफू पो को समझा देता है कि अब इससे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि मास्टर ओगवे भी ऐसा ही चाहते थे एंड इसके लिए उन्होंने अपनी छड़ी को पो को दिया था, यानी कि यह हरे रंग की छड़ी जो कि पो को मिली थी कुंग फू पांडा 3 के अंदर। मास्टर सिफू की बात सुनकर पो मान जाता है। फिर इसीलिए मास्टर सिफू एक नए ड्रैगन वॉरियर को चुनने के लिए एक इवेंट रखते हैं और यह बिल्कुल वैसा ही इवेंट होता है जैसा इवेंट हम सभी ने कुंग फू पांडा 1 के अंदर देखा था। इस इवेंट के अंदर बहुत सारे वॉरियर्स शामिल होते हैं और वो सारे के सारे अपनी काबिलियत दिखाते हैं। और जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया था कि इस टाइम पर फ्यूरियस 5 वैली ऑफ पीस के बाहर होते हैं और वो सभी अपने अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए होते हैं, जिस वजह से वो सब इस इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाते। इस पूरे इवेंट के अंदर 5 सबसे काबिल वॉरियर्स होते हैं और मास्टर सिफू पो से कहते हैं कि अब उसे उन 5 में से किसी एक को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा। बट यहाँ पर पो उनमें से किसी को नहीं चुनता है और वो खुद को ही चुन लेता है और वो सभी से कहता है कि मैं ही ड्रैगन वॉरियर हूँ और मैं आगे भी ड्रैगन वॉरियर बने रहना चाहूँगा। इसके आगे मास्टर सिफू पो को फिर से समझाते हैं और वो मास्टर सिफू के कहने पर मेडिटेशन करने लगता है। मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खाने की चीज याद आने लगती है। जिस टाइम पर वो मेडिटेशन कर रहा होता है तभी वो यह देखता है कि कोई चुपके से उनके महल के अंदर घुस रहा है, इसीलिए वो उसके पीछे अंदर जाता है और अंदर पहुंच के वो यह देखता है कि वो एक फॉक्स है जो कि वहां पर कुछ चोरी करने आई है और इसके लिए वो उसे रोकता है और उससे लड़ता भी है और उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वहां पर वो चोरी करने के लिए आई थी, इसके लिए पो उसे कैद करवा देता है। लेकिन जब उस फॉक्स को कैद करके वहां से ले जाया जा रहा होता है, उसी टाइम पर पो के पास एक भेड़ आता है और यह वही भेड़ होता है जिसने टाई लॉन्ग को देखा था। वो भेड़ पो को बताता है कि टाई लॉन्ग वापस आ चुका है और उसने बोला है कि इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा और वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। यह सुनकर पो थोड़ा बहुत घबरा जाता है और वह यह सोचने लगता है कि आखिरकार टाई लॉन्ग वापस कैसे आ सकता है। बट यहीं पर हम यह देखते हैं कि यह बात फॉक्स भी सुनती है, इसीलिए वो पो से कहती है कि तुम्हें पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, शायद तुम्हें उसे कुछ पता लग सके। इसके बाद फॉक्स को ले जाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पो के मन में उसकी बात चल रही होती है, वही पैरों वाली बात। इसीलिए पो सीधा उसी लोहे
की खदान के पास जाता है जहाँ पर टाइलॉन्ग को देखा गया था, और वहाँ पर जाते ही पो को टाइलॉन्ग के पैरों के निशान दिखते हैं। और जब वहाँ पर पो टाइलॉन्ग के पैरों के निशानों का पीछा करता है तब वो यह देखता है कि उसके पैरों के निशान आगे चलकर बदल चुके हैं और वह निशान काफी ज्यादा छोटे हो चुके हैं। यह देखकर पो को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वह यह समझ जाता है कि हो ना हो वो फॉक्स टाइलॉन्ग के बारे में कुछ ना कुछ जानती है। इसके लिए पो सीधा वैली ऑफ पीस के जेल में आता है और सीधा उस फॉक्स से मिलता है। यहाँ पर आकर हम यह जानते हैं कि उस फॉक्स का नाम जैन है और वो भी बेसिकली एक चोर है। यहाँ पर पो जैन से पूछता है कि आखिर वह क्या जानती है, जिस पर जैन बताती है कि असल में जो टाइलॉन्ग जैसा दिख रहा है वो टाइलॉन्ग नहीं बल्कि कमिलियन है, लेकिन वो कमिलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह किसी का भी रूप ले सकती है और उसकी जितनी पावरफुल बन सकती है। इसीलिए अब उसका यह प्लान है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगी और फिर वह सब जगह के ऊपर रूल करेगी, यहाँ तक कि वैली ऑफ पीस के ऊपर भी, और वो कैमिलियन बहुत ही ज्यादा बुरी है। इसके साथ ही फॉक्स पो को ये भी बताती है कि वो यह जानती है कि वो कैमिलियन कहाँ रहती है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो वो कैमिलियन के बारे में जानकर यह समझ जाता है कि उसे कुछ न कुछ करके उस कैमिलियन को रोकना ही होगा। इसके लिए वो फॉक्स से कहता है कि वह उसे कैमिलियन के पास ले चले, बट फॉक्स उसे कहती है कि ऐसा करने में उसका क्या फायदा होगा, वो तो अभी भी जेल के अंदर बंद है और इसीलिए अगर वो पो की हेल्प करती भी है तो फिर भी वो जेल के अंदर ही रहेगी। यह सुनकर पो उससे डील करता है और पो उससे कहता है कि अगर वो कैमिलियन तक जाने में उसकी मदद करेगी तो कैमिलियन को हराने के बाद वो उसकी सजा को बहुत कम करवा देगा। इसके बाद ही फॉक्स भी इस डील के लिए मान जाती है। इतने में ही वहाँ पर मास्टर सिफू आ जाते हैं। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली होती है, इसीलिए वो पो को मना करते हैं और उसे कहते हैं कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पो मास्टर सिफू की बात नहीं सुनता है और वो जैन को जेल से निकालकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पो अपने साथ अपने हरे रंग की छड़ी को भी लेकर आया होता है। रास्ते में एक साथ होने की वजह से पो और जैन दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और वो एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं। इसलिए हम यह देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरों के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पो को भी जैन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। पो को अपनी स्टोरी बताती है और वो पो से कहती है कि जब वो छोटी थी तब वो अकेली ही थी, ना तो उसका कोई साथी था और ना ही उसका कोई सहारा था। बट उस टाइम पर उसका साथ किसी ने नहीं दिया था। तब उसे कुछ चोरों ने पाला था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे चोरी सिखाई। इसीलिए उसने सीख कर ही आज वो एक एक्सपर्ट चोर बन चुकी है। इसके साथ ही जैन उसे ये भी बताती है कि उसके वो सारे चोर साथी या फिर यूं कहे उसके सारे चोर फैमिली बिल्कुल उसी सिटी में रहते हैं जिस सिटी में कैमिलियन रहती है, लेकिन वो सभी उस शहर के अंडरग्राउंड में रहते हैं। इसके बाद ही जैन पो को लेकर कैमिलियन के शहर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर वो पहले उसे अंडरग्राउंड ले जाती है एंड उसे अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलवाती है, यानी कि वही सब जो कि चोरों चक्के थे। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि ये सभी देखने में बहुत ही नॉर्मल होते हैं, लेकिन असलियत में ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और सबके सब जैन की तरह चोर होते हैं। यहाँ पर पो को सभी से मिलवाने के बाद वो पो को लेकर सीधा कैमिलियन के महल तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो महल में सामने से नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो महल में चुपके से पीछे से घुसते हैं। वो लोग किसी तरह से महल के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं वैसे ही हम यह देखते हैं कि वहाँ पर उनके सामने बहुत सारे क्रोकोडाइल सोल्जर्स होते हैं जो कि बेसिकली कैमिलियन के सोल्जर होते हैं। बट इस टाइम पर वो सारे के सारे सो रहे होते हैं, इसीलिए जैन और पो चुपके से वहाँ से आराम से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पो की एक हरकत की वजह से वो सारे के सारे जाग जाते हैं और पो और जैन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे बचाते आगे निकल जाते हैं और महल के अंदर वाले हिस्से में घुस जाते हैं। यहाँ पर भी उनके सामने कई सारे ट्रैप्स आते हैं, लेकिन दोनों मिलकर उन सारे ट्रैप को पार कर लेते हैं और फिर वो दोनों महल के मेन एरिया में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आते ही हम यह देखते हैं कि जैन पीछे रुक जाती है और पो आगे आगे चलने लगता है, लेकिन जैसे ही पो थोड़ा आगे चलता है वैसे ही उसके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा गिरता है और पो उसके अंदर कैद हो जाता है। यह देखकर जैन पो की मदद करती है और उसके पिंजरे को उठाने की कोशिश करती है ताकि पो बाहर निकल सके। बट हम यह देखते हैं कि वो पिंजरा काफी भारी होता है, इस वजह से वो जैन से नहीं उठता। यह देखकर पो उसे अपनी छड़ी दे देता है और वह उसे कहता है कि वह इससे कोशिश करे, लेकिन जैसे जैन के हाथों में छड़ी आती है वैसे हम यह देखते हैं कि उसके बाद वो पो को वहां से निकालने के बजाय पीछे मुड़ जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कैमिलियन की और कैमिलियन के वहां पर
आते ही वो पो की छड़ी को उसके हाथों में रख देती है। यह देखकर पो सब कुछ समझ जाता है कि असल में वो जैन कैमिलिन की ही बंदी थी, यानी कि उसने अब तक पो को धोखा दिया है। इसके बाद ही कैमिलिन पो के सामने आती है और वो पो के ऊपर हंसते हुए उसे कहती है कि तुमने यकीन भी कैसे कर लिया कि यह फॉक्स तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। यह असल में मेरी है, मैं इसकी मास्टर हूँ और मैंने इसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए यह सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानती है। वो पो को बताती है कि जब ये फॉक्स बहुत छोटी थी तब यह बिल्कुल अकेली थी, लेकिन जब मेरी मुलाकात इससे हुई तब मैंने देखा कि यह छोटी तो है लेकिन इसके अंदर हिम्मत बहुत है और इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, इसीलिए मैंने इसे पाला पोसा और अपने लिए तैयार किया और इसीलिए आज यह मेरे काम आ रही है। लेकिन जिस दिन ये मेरे काम आना बंद हो जाएगी उस दिन मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि यह सारी बातें वो फॉक्स भी सुन रही होती, इसीलिए वो यह समझ जाती है कि उसकी मास्टर कैमिलिन ने अब तक उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है और इसीलिए उसने जो भी किया है वो गलत किया है। और यहाँ पर पो, जो कि कैमिलिन की सारी बातें सुन रहा था, वो कैमिलिन से पूछता है कि आखिरकार वो यह सब क्यों कर रही है और उसकी इस छड़ी को लेकर उसका मकसद क्या है। यह सुनने के बाद कैमिलिन पो को बताती है कि असल में वो भी बिल्कुल उसकी तरह है, क्योंकि वो भी पहले बिल्कुल भी कुंफू नहीं जानती थी, लेकिन उसे कुंफू सीखना था। पर कुंफू सीखने के लिए वो जितने भी मास्टर के पास गई थी उन सभी मास्टर ने उसे यह बोलकर भगा दिया कि वो बहुत ही छोटी और कमजोर सी है, इसीलिए वो कुंफू नहीं सीख सकती। और यह सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और इसके लिए उसने मैजिक को सीखा। इसीलिए आज वो मैजिक को सीखकर इतनी काबिल हो चुकी है कि वो किसी की भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन फिर इसी के आगे कैमिलिन पो को बताती है कि वो बेशक से किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो पाए, लेकिन कुंफू नहीं जानती, इसीलिए वो किसी के रूप में तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है बट उसके जितनी पावरफुल नहीं हो सकती है। और इसके लिए उसे पो की हरे रंग की छड़ी चाहिए थी, क्योंकि यह हरे रंग की छड़ी जो कि उसे मास्टर ओगवे ने दी है वो कोई आम छड़ी नहीं बल्कि वो एक ऐसी पावरफुल छड़ी है जिसे अगर वो अपनी शक्तियों के साथ कंबाइन कर ले तो उसके बाद वो आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल सकता है। और कैमिलिन का भी यही प्लान है कि वो आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोलकर वहाँ के सारे मास्टर को बाहर बुलाए और उन सभी की पावर्स को ले, जिसके बाद वो सबसे पावरफुल बन जाएगी। कैमिलिन की इन सारी बातों को सुनकर पो को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पो के किसी भी अटैक से उसका पिंजरा नहीं टूटता है। यह देखकर कैमिलिन उसे बताती है कि इस पिंजरे को उसने अपने मैजिक से बनाया है, जिस वजह से वो उसके अटैक से नहीं टूटेगा। और यह सुनने के बाद ही वो यह डिसाइड करता है कि वो पिंजरे को नहीं बल्कि अपने नीचे की जमीन को ही तोड़ देगा। फिर इसके लिए पो अपने नीचे की दीवार को तोड़ देता है और फिर पो सीधा नीचे गिर जाता है। जैसे ही पो और अंदर गिरता है वैसे ही वो यह देखता है कि वहाँ पर कैमिलिन के बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि उस पर एक ही बार में अटैक कर देते हैं और फिर इसीलिए पो को सबसे लड़ना पड़ता है। लेकिन पो किसी तरह से उन सब से लड़कर वहाँ से निकल जाता है और उन सभी को वहाँ पर कैद कर देता है। वो जैसे ही महल के बाहरी हिस्से में आता है वैसे ही हम यह देखते हैं कि पो के पास फॉक्स आती है और उसके हाथों में पो की छड़ी भी होती है। वो फॉक्स पो से कहती है कि उसे गलती हो गई और उसे उसकी छड़ी को कैमिलिन को नहीं देना चाहिए था। यह सुनकर पो फॉक्स के हाथों से अपनी छड़ी लेने लगता है, लेकिन इतने में हम यह देखते हैं कि उसके पीछे से असली जैन आती है और वो पो से कहती है कि वो दूसरी वाली जैन नहीं बल्कि कैमिलियन है और पो को जल्दी से उससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन पो कुछ कर पाता कि उससे पहले हम यह देखते हैं कि वो कैमिलियन जो कि फॉक्स बन चुकी थी वो जल्दी से अपने रूप में वापस आती है और पो की पावर को भी हासिल कर लेती है, क्योंकि इन्हीं पावर्स को छड़ी में मिलाने के बाद वो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। पो की इस पावर को हासिल करने के बाद ही वो कैमिलियन पो को सीधा उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है, क्योंकि उसका महल काफी ऊंचाई पर होता है, इसीलिए पो वहां से सीधा नीचे गिरने लगता है और फिर इसके बाद ही कैमिलियन अपने महल के अंदर वापस आ जाती है। इधर पो जैसे ही नीचे गिर रहा होता है वैसे ही थोड़ा नीचे गिरते ही हम यह देखते हैं कि उसे किसी ने पकड़ लिया है और उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके दोनों डैड्स होते हैं। उन्हें वहां पर देखकर पो शॉक हो जाता है और वह उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आए, जिस पर वो दोनों पो को बताते हैं कि उन दोनों को पो की चिंता थी, इसीलिए उन दोनों ने उसका पीछा किया और वो लोग यहाँ पर आ गए। इसके बाद पो अपने दोनों डैड को सारी बातें बताता है और वो उनसे यह भी कहता है कि किस तरह से कैमिलियन ने उसकी छड़ी
को छीन लिया है। लेकिन उसके दोनों डैड उसे यह कहते हैं कि उसे लड़ना बहुत खतरनाक है, इसीलिए पो को उन दोनों के साथ वापस चलना चाहिए। लेकिन वो यह डिसाइड करता है कि वो उस कैमेलियन को रोकेगा और जो उसने गलती की है उसे ठीक करेगा। इसके लिए पो उसे रोकने के लिए वापस महल के ऊपर आने लगता है। इधर महल के अंदर हम यह देखते हैं कि अब कैमेलियन के पास पो की छड़ी और पो की ड्रैगन वॉरियर्स की पावर्स भी थी, यानी कि ड्रैगन वॉरियर की पावर्स का वही हिस्सा जिस पावर के हिस्से को छड़ी में मिलाते ही वो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। और वो ऐसा ही करती है और वो छड़ी की मदद से आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल देती है और फिर वो आत्माओं की दुनिया से टाई लॉन्ग को बाहर बुलाती है। टाई लॉन्ग जैसे ही बाहर आता है वैसे ही वो कैमेलियन के हाथों में पो की छड़ी देखता है। इसीलिए उस छड़ी को देखकर वो कैमेलियन से पूछता है कि ये पो की छड़ी उसके हाथों में कैसे आई, जिस पर कैमेलियन उसे बताती है कि इस छड़ी को उसने पो से ली है। बट ये सुनते ही टाई लॉन्ग उसे कहता है कि वो जानता है कि पो एक नंबर का बेवकूफ है, बट वो इतना जरूर जानता है कि पो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो मास्टर उगवे की दी हुई छड़ी को इतने आराम से किसी और को दे दे। और यह सुनकर कैमेलियन उसे जवाब देती है कि पो ने उससे दिया नहीं बल्कि उसने पो से छीन लिया है और इसीलिए वो यहाँ पर टाई लॉन्ग के साथ साथ सारे मास्टर्स की पावर्स को भी छीन लेगा। यह सुनकर टाई लॉन्ग उसके आदमियों पर अटैक कर देता है और वो एक ही झटके में सभी को मार डालता है। पर इतने में हम यह देखते हैं कि कैमेलियन छड़ी का इस्तेमाल टाई लॉन्ग के ऊपर कर लेती है और उसकी सारी पावर्स को खींचकर अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद ही टाई लॉन्ग बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। कैमेलियन टाई लॉन्ग को एक पिंजरे में कैद करके उसे कोने में पटक देती है और अब वो खुद टाई लॉन्ग जितनी पावरफुल बन चुकी थी। कैमेलियन यहाँ पर रुकती नहीं है और वो आत्माओं की दुनिया से एक ही करके बाकी के सारे मास्टर्स को भी बाहर निकालने लगती है, जैसे कि मास्टर क्रोकोडाइल, मास्टर ऑक्स, मास्टर एलिफेंट, मास्टर राइनो और इसी तरह से दूसरे मास्टर्स। इन्हीं के साथ साथ वो लॉर्ड स्टैन और जनरल काय को भी बाहर निकालती है और उन दोनों की पावर्स को भी छीन कर वो उन दोनों को भी पिंजरे में कैद कर देती है। और फिर इस तरह से कैमेलियन आत्माओं की दुनिया में रहने वाले सारे मास्टर्स की पावर्स को हासिल कर लेती है और उन सभी को कमजोर करके अपने पास पिंजरे में कैद कर देती है। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि पो अब बिल्कुल कैमेलियन के पास आ चुका था, लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही वहाँ पर जैन आ जाती है और वो पो से मिलकर उससे माफी मांगती है। पर पो उस पर भरोसा नहीं करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैन पो को यह भरोसा दिलाती है कि अब वो पूरी तरह से सुधर चुकी है और इसीलिए अब वो कैमेलियन को हराने में पो का साथ देना चाहती है। इसके लिए पो मान जाता है और वह जैन के साथ टीम अप कर लेता है। इसके बाद पो कैमेलियन से मिलने के लिए अंदर जाता है और वह उसे बातों में उलझा कर रखता है और असल में यह पो का प्लान होता, क्योंकि इतने में ही जैन एक बड़े से लोहे से कैमेलियन पर अटैक करती है, जिस वजह से कैमेलियन उसके नीचे दब जाता है। यह देखकर कैमेलियन को बहुत गुस्सा आता है और वह बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और इस बार हम यह देखते हैं कि उसने जिस जिस की पावर्स को हासिल किया था वो उन सब की पावर्स को लेकर खुद को ट्रांसफॉर्म करती है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। लेकिन पो और जैन तब भी डरते नहीं हैं और वो उसका सामना करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही कैमेलियन बिल्कुल पो का रूप ले लेती है और वो एकदम पो पांडा जैसी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी पो उसका सामना करता है, बट इसी फाइट के दौरान कैमेलियन पो को एक पिंजरे में कैद कर देती है। लेकिन जैन अभी भी बाहर होती है और इसीलिए वो पो को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पो उसे कहता है कि वो अकेले भी कैमेलियन से लड़ सकती है। इसके लिए पो उसे अपनी छड़ी देती है। इसके बाद पो की छड़ी को लेकर जैन सीधा कैमेलियन पर अटैक करती है और वो एक ही झटके में कैमेलियन को नीचे ढेर कर देती है। इधर पो भी अपने आप को पिंजरे से निकाल लेता है और यह देखकर जैन उससे कहती है कि जब वो खुद को पिंजरे से निकाल सकता था तो उसने अपनी छड़ी मुझे क्यों दी और मुझे लड़ने के लिए क्यों भेजा। जिस पर पो जैन से कहता है कि वो जानता है कि जैन काफी पावरफुल है और इसीलिए वो यह चाहता था कि वो खुद पर भरोसा करे और अपनी ताकत को पहचाने, और अब जैन ने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। इधर इतने में हम यह देखते हैं कि कैमेलियन चुपके से उन पर अटैक करने आती है, लेकिन असल में पो पहले से तैयार होता है, इसीलिए वो अपनी छड़ी को घुमाता है और पूरी ताकत से कैमेलियन पर अटैक करता है। इसके बाद कैमेलियन नीचे गिर जाती है और वो उसके अंदर से सारी पावर्स को छड़ी में डालता है। फिर इसके बाद उसकी छड़ी से सभी की पावर्स को बाहर निकालते हैं और सभी मास्टर्स को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है, जिसके बाद सारे मास्टर्स के साथ साथ टाई लॉन्ग, लॉर्ड शेन और जनरल काई भी
पहले जैसे हो जाते हैं और इधर कैमिलियन बिल्कुल पहले जैसी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद ही वो सभी लोग पो के सामने आते हैं और फिर उनमें से टाइलोंग पो से कहता है कि उसे लगता था कि पो ड्रैगन वॉरियर बनने के लायक नहीं है, लेकिन आज वह यह जान चुका है कि मास्टर उगवे का फैसला बिल्कुल सही था और उन्होंने पो को ड्रैगन वॉरियर चुनकर बिल्कुल सही किया था। फिर यह बोलने के बाद वो सारे के सारे ड्रैगन वॉरियर पो के सामने सर झुकाते हैं। इसके बाद ही वो सभी कहते हैं कि उन्हें अपनी आत्माओं की दुनिया में वापस जाना होगा और फिर उनके लिए पो अपनी छड़ी से उनके लिए दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद ही वो सभी अंदर चले जाते हैं। आखिर में हम यह देखते हैं कि टाइलोंग कैमिलियन को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबाकर उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है। जाते जाते पो से कहता है कि यह भी हमारे साथ ही जाएगी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और पो भी अपने दोनों डैड और जैन के साथ मिलकर अपनी वैली ऑफ पीस में वापस आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद पो मास्टर सीफू से कहता है कि अब उसने नए ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया है और वो नया ड्रैगन वॉरियर और कोई नहीं बल्कि ये जैन है। यह देखकर मास्टर सीफू को काफी अजीब लगता है, बट वो पो से कहता है कि नया ड्रैगन वॉरियर कौन बनेगा इस बात का फैसला पो ही करेगा और इसीलिए उसने जिसको भी चुना है वो बिल्कुल सही होगा। फिर ऐसे करके मास्टर सीफू भी नए वाले ड्रैगन वॉरियर को मंजूरी दे देते हैं। इसके बाद ही मूवी की एंड पर हम यह देखते हैं कि जाबाज 5 भी वापस आ चुके हैं और इसीलिए वो अपने दोस्त फॉक्स को मतलब जैन को जाबाज 5 से मिलवाता है और फिर वो सारे के सारे मिलकर जैन की ट्रेनिंग करवाता है और उसे ड्रैगन वॉरियर बनाने के लिए तैयार करते हैं। फिर इसके साथ ही यह मूवी एंड हो जाती है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।